बीकॉम पार्ट थर्ड के एएनएफ के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ इन अकाउंट में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कैपिटल गेन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सम स्पेसिफिक केसेस के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पे जो सब टॉपिक है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एन असेट्स बाय एन इंडिविजुअल टू ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कोई पूंजी संपत्ति किसी फर्म को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफ़र की हो तो उस पे जो कैपिटल गेन होंगे उसको निर्धारित करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात यह कि अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार बनता है या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सदस्य ग्रहण करता है तो वह अपनी किसी संपत्ति को ऐसी फर्म या एओपी में सम्मिलित कर देता है। तो जिस वर्ष में ऐसी संपत्ति ट्रांसफ़र की जाएगी कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे। अगेन आई रिपीट कि कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द असेट ट्रांसफ़र। इसमें संपत्ति बिकी नहीं है लेकिन ये एक माना गया सेल कंसिडरेशन एक माना जाएगा। उसकी राशि किस तरीके से डिटरमाइन करनी है कि सेल कंसिडरेशन विल बी द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स रिकॉर्डेड बाय फर्म और एओपी। यानी जब फर्म ने या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने उस संपत्ति को अपने सम्मिलित किया तो उसका जो बुक वैल्यू था वो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। उसमें से प्राप्ति की लागत घटा देंगे और कैपिटल गेन की गणना कर ली जाएगी। अगेन आई रिपीट कि अगर किसी व्यक्ति ने फर्म को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को सदस्यता पाने के लिए या साझेदार बनने के लिए अपनी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया हो तो ऐसी पूंजी संपत्ति से हस्तांतरित होने वाला लाभ पूंजी लाभ माना जाएगा। उस वर्ष में माना जाएगा जिसमें ऐसी पूंजी संपत्ति हस्तांतरित की गई है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि संदीप एक्वायर अ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम हिज अंकल ऑन 10 December 2010. His uncle has acquired the property in the previous year 2008-9 for 1,22,000. On 1st January 2020, Sandeep became a partner in a partnership firm and introduced दिस प्रॉपर्टी एज इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फर्म। तो ये समझ में आ गया कि एक संपत्ति संदीप ने जो गिफ्ट में रिसीव की थी 10 दिसंबर 2010 को, उसके अंकल ने इस संपत्ति को 2008-2009 अगर कोई इस तरीके से संपत्ति मिलती है वो धारा 49(1) के अंतर्गत आती है। पूर्व स्वामी की अवधि को भी शामिल किया जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 जनवरी 2020 वाज 8 लाख बट इट वाज रिकॉर्डेड in the book of accounts for the of the firm at 6,20,000। तो 6,20,000 को अपन को सेल कंसिडरेशन मानना है, बुक मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल इन द हैंड ऑफ संदीप फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस फॉर द ईयर 2008, 9, 10, 11 and 19-20 आर 136, 137, 167 एंड 289। तो अपन जानते हैं कि पिछले साल का है तो इसको कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल गेन ऑफ मिस्टर संदीप फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सेल कंसिडरेशन क्या लेना है, बुक वैल्यू। फर्म ने जो उसको रिकॉर्ड किया तो उसका क्या मूल्य था, तो 6,20,000 रुपये का आपको लेना है। उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन कि ये संपत्ति 1,22,000 रुपये में ख़रीदी थी उसके अंकल ने, तो पिछले वर्ष का इंडेक्स ऊपर रखना है ट्रांसफ़र का और नीचे प्राप्ति का। तो प्राप्ति का 2008-9 का 137 है। इस तरीके से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ज्ञात करेंगे तो 2,57,358 रुपये आएंगे। हम उसको सेल कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि ये 3 साल से ज़्यादा संपत्ति रही है तो 3,62,642 रुपये का उसे लाभ पूंजी लाभ होगा। इसी प्रकार से इसी में धारा 45(4) के अंतर्गत कैपिटल गेन ऑन अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये जस्ट इसका विपरीत है। पहले वाले में हमने पढ़ा कि किसी इंडिविजुअल ने फर्म में या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में अपनी संपत्ति शामिल की थी। अब अगर उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का या फर्म का डिसोल्यूशन होता है यानी वो विघटन होता है तो उस पर उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसके साझेदारों में या यूँ कहना चाहिए कि सदस्यों में
डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो संपत्ति का हस्तांतरण माना जाता है। और कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टेक प्लेस, जिस वर्ष में इस प्रकार का विघटन होगा और संपत्तियों का हस्तांतरण होगा उस वर्ष के लिए वो कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। सेल कंसिडरेशन क्या माना जाए इसमें, विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी जिस दिन ये इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है उस दिन जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस संपत्ति का वो सेल कंसिडरेशन होगा, उसमें से प्राप्ति की लागत घटा दी जाएगी। और फर्म के लिए या एसोसिएशन और पर्सन के लिए पूंजी लाभों की गणना कर ली जाएगी। पूर्व वाले में तो हमने इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेट की थी क्योंकि उसने संपत्ति को मिलाया था। इसमें फर्म के लिए गणना की जाएगी क्योंकि उसने उन संपत्तियों का हस्तांतरण साझेदारों को या सदस्यों को किया है। इसी प्रकार से धारा 45(5) के अंतर्गत कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ एन असेट्स भी स्पेसिफिक केसेस के अंतर्गत आता है। कई दफ़ा सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा किसी विधान के अंतर्गत व्यक्ति की कोई संपत्ति है उसका कंपल्सरी एक्वाइजिशन कर लिया जाता है तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे। इन द ईयर इन विच कंपनसेशन, किस वर्ष में टैक्सेबल होंगे, जब कि उस वर्ष में कंपनसेशन या उसका कोई पार्ट पहली दफ़ा रिसीव्ड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पहली दफ़ा रिसीव्ड किया जाए, या यूँ कहें कि अगर मान लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट में मिलना है तो पहले इंस्टॉलमेंट में जब उसको मिला उस वर्ष के लिए पूंजी लाभों की गणना की जाएगी। कई दफ़ा आप इसमें ये भी चीज़ देखने आती है कि कंपनसेशन मिलने के बाद जब वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो आगे अपील करता है, और अपील करने के बाद जब कभी उसका निर्धारण होता है, ऑर्डर होता है, यानी यूँ कहना चाहिए कि वो कंपनसेशन एनहेंस्ड होता है, बढ़ा दिया जाता है। तो जब भी जिस वर्ष में ऐसा इन्हेंस्ड कंपनसेशन करदाता को मिलेगा उस वर्ष के लिए वो कैपिटल गेन के रूप में चार्जेबल होगा। तो इनहेंस कंपनसेशन विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द ईयर इन विच सच अमाउंट इज़ रिसीव्ड। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसी स्थिति में जब भी बढ़ा हुआ हमें कंपनसेशन मिलेगा उसकी कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन विल बी नील, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन नील होगी। तो एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं। सुनील हैज़ ए हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 7/7/1996। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2001 इज़ ₹4,50,000 ऑन 16/8/2013। सच प्रॉपर्टी इज़ compulsorily acquired by the government and compensation decided at ₹11,050,000. 20% of the compensation received on 31/3/2020 and balance on 2/4/2020। जैसे कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि कंपलसरी एक्वाइजेशन हुआ है संपत्ति का। ऐसी संपत्ति को सुनील ने 7/7/1996 को प्राप्त किया था, लेकिन चूंकि ये 2001 से पहले है तो हम 2001 का जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन में उसको कंसीडर करेंगे। इस संपत्ति का कंपलसरी एक्वाइजेशन तो हुआ था 16/8/2013 को, पर जो कंपनसेशन मिला है वो किस वर्ष में मिला है, वो अभी मिला है, मतलब इस वर्ष के अंत में 31/3/2020 को, और उसमें भी 20% ही मिला है। बाकी का बैलेंस जो उससे अमाउंट मिला है वो 2/4/2020 को। तो जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा है कि कंपनसेशन जिस वर्ष में मिलेगा, फर्स्ट टाइम जब मिलेगा उस वर्ष में कर योग्य होगा। तो यहाँ पर देखिए सेल कंसिडरेशन हम लेंगे 11,50,000 रुपये, लेस ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो नेट सेल कंसिडरेशन 11,50,000 रुपये की। इसमें से लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन, ट्रांसफ़र में जिस वर्ष उस संपत्ति को एक्वायर कर लिया गया था उस वर्ष का सूचकांक हम लेंगे, ना कि गत वर्ष का। चार्जेबल ज़रूर होगा, कैपिटल गेन चार्जेबल होंगे उस वर्ष में जिस वर्ष में कि इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट टाइम हमें वो अमाउंट कंपनसेशन का रिसीव हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा तो वो 2013 में ही एक्वायर कर लिया गया था। तो जो ट्रांसफ़र का हम इंडेक्स लेंगे वो उस वर्ष का लेंगे 13/14 का, तो उसका जो इंडेक्स है वो 220 है। इस संपत्ति का फेयर मार्केट वैल्यू 4,50,000 रुपये था, तो उस वर्ष का इंडेक्स 100 है, हम नीचे 100 लिखेंगे और इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये राशि 9,90,000 रुपये
आएगी। 11,50,000 रुपये में से 9,90,000 रुपये हम इस प्रकार से घटा देंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,60,000 रुपये सुनील को कर योग्य होगा। धन्यवाद।